Hello students, how are you all? I hope you all are doing great. Welcome to your SST class. So in previous class we did our chapter number 2, right? And I hope कि आपने अच्छे से उस chapter को revise कर लिया होगा, case study को अच्छे से learn कर लिया होगा, read कर लिया होगा. Now in today's class we are going to deal with our next chapter, which is chapter number 3, and the title of the chapter is Delhi 12th to 15th सेंचुरी. तो बच्चों आज हम दिल्ली को पढ़ने वाले हैं कि 12th से लेके 15th सेंचुरी तक दिल्ली में कौन कौन से रूलर्स आए, किसने राज किया, ये सारी चीजें हम आज के चैप्टर में कवर करेंगे. सो फर्स्ट वी विल सी कि आज के हमारे क्लास के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होने वाले हैं. सो आज की क्लास में हम लर्न करेंगे डिस्क्राइब द एस्टेब्लिशमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिस्क्राइब करेंगे कि जो दिल्ली सल्तनत है उसका एस्टैब्लिशमेंट कैसे हुआ, उसका एक्सपेंशन कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें देखेंगे. फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे, एनालाइज करेंगे कि कौन कौन से की रूलर्स थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पे रूल किया है और डिफरेंट डायनेस्टीज भी बनाई. कहाँ पे बच्चों? दिल्ली सल्तनत में. फिर हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन कौन से सिग्निफिकेंट इवेंट्स थे, कौन कौन सी पॉलिसीज थे जो कि आपको कब देखने को मिली, ड्यूरिंग द रूल ऑफ डिफरेंट सल्तनत डायनेस्टीज. फिर हम एनालाइज करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया कि कैसे क्या हुआ, डिक्लाइन हमें देखने को मिला दिल्ली सल्तनत का. तो ये सारे ही टॉपिक्स आज के हमारे एम, राइट? हम इसको अच्छे से लर्न करेंगे, कवर करेंगे. तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को. तो सबसे पहले आता है इंटरैक्टिव. सो इंटरैक्टिव में आपको एक क्वेश्चन दिया गया है और आपको उस क्वेश्चन का आंसर बताना है, राइट? सो यू मस्ट हैव सीन दिस पिक्चर. यहाँ पे आपको एक पिक्चर गिवन है और आपको कहा है कि आपने ये पिक्चर्स नंबर ऑफ टाइम्स कहीं ना कहीं देखी होंगी या फिर आप रियल में भी यहाँ पे विजिट करने गए होंगे. तो आपको यहाँ पे राइट करना है अबाउट द मॉन्यूमेंट्स. तो आपको क्या क्या बताना है, आपको इसका नेम बताना है और आपको प्लेस भी बताना है कि ये कहाँ पे सिचुएटेड है इन द गिवन स्पेस. सो बच्चों मैं आपको हिंट देती हूँ, ये जो पिक्चर दी गई है ये पिक्चर है कुतुब मीनार की. तो आप मुझे बताएंगे कि कुतुब मीनार कहाँ पे लोकेटेड है, विच मीन्स कि आपको लोकेशन बतानी है. सो आप फाइंड आउट करेंगे और आप बताएंगे और यहाँ पे राइट भी करेंगे, इसको फिल करेंगे. दैट इज योर होमवर्क. अब हम स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को. So a large part of the later medieval period, that is, अगर हम देखें बहुत ही बड़ा पार्ट किसका बच्चों, आपके लेटर मेडिवल पीरियड का, क्योंकि हमने मेडिवल पीरियड को भी दो पीरियड में डिवाइड किया हुआ है. एक है आपका अर्ली मेडिवल पीरियड और एक है आपका लेटर ऑफ या फिर आप बोल सकते हो लेट मेडिवल पीरियड. सो ये कब से कब तक है? दैट इज फ्रॉम 1206 AD टू 1526 AD एंड दैट इज नोन एज द एज ऑफ दिल्ली सल्तनत. तो बच्चों इस पीरियड को हम किस नाम से जानते हैं? इस पीरियड को हम एज ऑफ दिल्ली सल्तनत के नाम से भी जानते हैं. नाउ दिल्ली क्या था? दिल्ली उस टाइम पे कैपिटल हुआ करता था सुल्तान्स का, जिन्होंने कॉन्क्योर कर रखा था बहुत ही लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया को. नाउ इनका जो रूल था वो भी एक्सटेंड हुआ कहां से कहां तक? ओवर द गंगा यमुना दोआब. एंड इट इज सेड दैट, और ये कहा जाता था कि जो जयचंद थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने हेल्प की थी मोहम्मद गोरी की इन हिज बैटल अगेंस्ट पृथ्वीराज चौहान. तो बच्चों यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो जयचंद थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने हेल्प की थी किसकी? मोहम्मद गोरी की. और वो जो बैटल था वो किसके अगेंस्ट था? वो पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट था. नाउ इन 1192 AD हुआ क्या कि जो पृथ्वीराज चौहान है उनको डिफीट कर दिया गया इन द सेकंड बैटल ऑफ तराइन. एंड आफ्टर द डिफीट, जैसे ही वो हारे, जैसे मतलब उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हराया, तो जो जयचंद है उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि उन्हें गोरी से क्या मिलेगा? रिवॉर्ड मिलेगा. लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जो गोरी है उन्होंने उनको भी क्या कर दिया? बिट्रे कर दिया. और उसने क्या किया? उसने अटैक कर दिया. कहाँ पे बच्चों? अटैक कर दिया कन्नौज पे और डिफीट कर दिया और किल कर दिया किसको? जयचंद को, राइट? वाराणसी वॉज बैडली प्लंडर्ड. उसके बाद वाराणसी को बहुत बुरी तरीके से प्लंडर कर दिया गया. एंड जो लार्ज अमाउंट ऑफ टेम्पल्स थे उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया. और टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किसने किया? वो किया आपके मोहम्मद गोरी ने. नाउ मोहम्मद गौरी वॉज किल्ड इन 1206 AD, लेकिन उनको मार दिया गया कब?
1206 AD में. After that his Indian territory came under the control of his generals. So बच्चों ये कब हुआ, जब जो इंडियन टेरिटरी थी वो किसके कंट्रोल के अंदर आ गई, वो आ गई जनरल्स के कंट्रोल के अंदर, मतलब कि कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर. जो सल्तनत है दिल्ली का, इट वाज कंप्राइज्ड ऑफ 5 डायनेस्टीज. तो बच्चों अगर हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत को तो ये यहाँ पे 5 डायनेस्टीज को कवर करती है. तो हम वन बाय वन सारी डायनेस्टीज को यहाँ पे पढ़ेंगे. जैसे कि सबसे पहले आपका स्लेव डायनेस्टी जो कि 1206 से लेके 1290 AD तक था. देन है आपका खिलजी डायनेस्टी जो कि 1290 से लेके 1320 AD तक था. देन है आपके पास तुगलक डायनेस्टी जो कि 1320 से लेके 1414 AD तक था. उसके अलावा आपके पास सैयद डायनेस्टी जो कि 1414 से लेके 1451 AD तक चला. और लास्ट आता है आपका लोधी डायनेस्टी जो कि 1451 से लेके 1526 AD तक हमें देखने को मिला. सो सबसे पहले हम बात करेंगे स्लेव डायनेस्टी की. सबसे पहले हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की 1206 AD से लेके 1210 AD तक. जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो कौन थे, वो फर्स्ट सुल्तान थे दिल्ली के. एंड ही वाज द मोस्ट ट्रस्टेड जनरल ऑफ मोहम्मद गोरी. और वो क्या थे बच्चों, मोहम्मद गोरी के सबसे ट्रस्टेड जनरल में से एक थे. ही वाज अ ग्रेट मिलिट्री लीडर, वो काफी ग्रेट मिलिट्री लीडर हुआ करते थे. एंड दो हिज टेन्योर वॉज जस्ट फॉर 4 years, भले ही उनका जो टेन्योर था वो सिर्फ 4 साल के लिए था, लेकिन उन्होंने काफी ज्यादा मैनेज किया. और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंसोलिडेट किया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को. ही इनिशियली रूल्ड फ्रॉम द लाहौर. उन्होंने इनिशियली कहाँ रूल किया, लाहौर में रूल किया. और बाद में वो मूव हुए कहाँ पे बच्चों, कैपिटल टू दिल्ली. हेंस ही इज कंसिडर्ड द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ साउथ एशिया. और इसी वजह से उनको क्या कंसिडर किया जाता था कि वो पहले मुस्लिम रूलर है कहाँ के, साउथ एशिया के. नाउ कुतुबुद्दीन ऐबक इनिशिएटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिल्लीज अर्लीस्ट मुस्लिम मॉन्यूमेंट. उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले जितने भी मुस्लिम मॉन्यूमेंट्स है उनका कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट किया. एंड तुक़ात-ए-इस्लाम मॉस्क एंड द कुतुब मीनार वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग हिज टाइम. उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे मॉस्क को कंस्ट्रक्ट किया. एंड उनको क्या कहा जाता था, उनको लकभक्ष के नाम से जाना जाता था, या फिर उनको बोला जाता था गिवर ऑफ लैक्स, बिकॉज ही गेव अवे अ लॉट ऑफ वेल्थ. क्योंकि वो ढेर सारा वेल्थ किसको दे देते थे, एज अ चैरिटी दे दिया करते थे. बट ही डाइड इन 1210 AD, जिस टाइम पे वो पोलो खेल रहे थे. कैसे उनकी डेथ हुई, बिकॉज हिज हॉर्स फेल, उनका जो घोड़ा था वो गिर गया. एंड एज अ रिजल्ट ही डाइड ऑफ एन एक्सीडेंट. देन वी हैव इल्तुतमिश 1210 AD टू 1236 AD. जो इल्तुतमिश थे उन्होंने सक्सीड किया था किसको बच्चों, कुतुबुद्दीन ऐबक को. एंड ही वाज द सन इन लॉ ऑफ ऐबक. बट हुआ क्या था कि जो इल्तुतमिश थे वो स्लेव थे. एंड ही हैड हेरिडिटरी क्लेम ओवर दी थ्रोन. और उनका क्या था बच्चों, एक हेरिडिटरी क्लेम था किसके ऊपर बच्चों, थ्रोन के ऊपर. एंड जो उनकी पोजीशन थी वो चैलेंज थी फ्रॉम द वेरियस क्वार्टर्स. जितने भी हाईएस्ट क्या थे, तुर्क नोबल्स थे, उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि उनका जो राजा है वो एक स्लेव बन सकता है. द अदर जनरल्स ऑफ मोहम्मद गोरी ऑल्सो चैलेंज अथॉरिटी. और बच्चों जो अदर जनरल्स थे किसके बच्चों, मोहम्मद गोरी के, उन्होंने भी चैलेंज किया उनकी अथॉरिटी को. एंड द डिफीटेड राजपूत, उन्होंने भी ट्राई किया काफी ज्यादा कि वो खुद को फ्री कर पाए फ्रॉम द मुस्लिम रूल. नाउ इनको हम क्या कंसिडर करते हैं, इनको हम कंसिडर करते हैं एज द रियल फाउंडर ऑफ द सल्तनत. एंड ही टुक अंडर मेनी स्टेप्स टू कंसोलिडेट हिज रूल ओवर दिल्ली. और उन्होंने बहुत सारे ऐसे स्टेप लिए ताकि वो दिल्ली पे पूरी तरीके से रूल कर पाए. नाउ जो इल्तुतमिश थे वो काफी ज्यादा वाइस रूलर थे. फर्स्ट उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेटिस्फाई किया हाई तुर्किश नोबल्स को एंड पार्सलिंग आउट टेरिटरीज अमंग देम. और जितनी भी टेरिटरीज थी वो क्या करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने तुर्किश नोबल्स को प्राइसलिंग करना स्टार्ट कर दिया. ही वॉन द कॉन्फिडेंस ऑफ मेनी राजपूत रूलर्स. और बहुत सारे ऐसे राजपूत रूलर्स थे जिनका कॉन्फिडेंस भी उन्होंने क्या कर लिया, गेन कर लिया. एंड उन्होंने जो बाकी के राजपूत थे उनको डिफीट कर दिया. ही ब्रॉट बिहार, उन्होंने बिहार, बंगाल सबको अपने कंट्रोल के अंदर ले लिया. एंड उन्होंने फिर एक्सटेंड कर दिया अपने तुर्किश एम्पायर को अप टू द बैंक्स ऑफ नर्मदा. But Iltutmish had faced trouble from Central Asia.
सो इल्तुतमिश ने क्या किया, उसने फेस किया ट्रबल को फ्रॉम द सेंट्रल एशिया, क्योंकि वहाँ पे जो मंगोल्स थे, और वो मंगोल्स किसके अंडर थे, जंगीज खान के अंदर थे। एंड दे हैड कम अप टू द बैंक ऑफ इंदुस, क्योंकि वो कहाँ आ गए थे, जो इंदुस का बैंक था वहां तक पहुंच गए थे। सो जो इल्तुतमिश है उसने रिफ्यूज कर दिया कि वो शेल्टर नहीं देगा अपने दुश्मनों को, राइट। एनिमीज ऑफ जंगीज खान, ही लेटर डिसाइडेड, लेकिन उसने बाद में डिसाइड किया नॉट टू एंटर इंडिया, कि वो इंडिया एंटर नहीं करेगा। दस बाय हिज इंटेलिजेंस एंड farsightedness, इल्तुतमिश could avoid the attack of जंगीज खान, और इसी तरीके से उसकी इंटेलिजेंस की वजह से, उसकी farsightedness की वजह से जो इल्तुतमिश है उसने अवॉइड किया किसको बच्चों, अटैक ऑफ जंगीज खान को। नाउ इल्तुतमिश बहुत ही ग्रेट बिल्डर हुआ करता था। ही कंप्लीटेड द कुतुब मीनार एट दिल्ली। सो बच्चों जो कुतुब मीनार एट दिल्ली है वो किसने कंप्लीट किया था, वो कंप्लीट किया था इल्तुतमिश ने। सो अ मॉस्क एज बदाऊ एंड फाइन टॉम इन द रेड स्टोन एट दिल्ली, वो भी किसने कंप्लीट किया है, वो भी इल्तुतमिश ने कंप्लीट किया है। इल्तुतमिश वाज अ ग्रेट रूलर, वो काफी ग्रेट रूलर हुआ करता था, और वो पैटर्न हुआ करता था आर्ट एंड आर्किटेक्चर का। सो दैट इज ऑल अबाउट इल्तुतमिश। देन वी हैव रजिया सुल्तान, राइट, 1236 AD to 1240 AD. So before Iltutmish died, he nominated his daughter Razia Sultan to be the next ruler. तो बच्चों इल्तुतमिश के मरने से पहले ही उसने क्या किया था, उसने नॉमिनेट कर दिया था अपनी डॉटर रजिया सुल्तान को कि उसके मरने के बाद थ्रोन पे कौन बैठने वाला है, वो रजिया सुल्तान होगी। ऐसा क्यों था, क्योंकि वो काफी ज्यादा केपेबल चिल्ड्रन हुआ करती थी। एट फर्स्ट शी वॉज नॉट परमिटेड बाय द नोबल्स, स्टार्टिंग में उसको परमिट नहीं किया गया, नोबल्स ने क्या कर दिया, डिनाई कर दिया। दे वर पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल, अब जो नोबल्स हैं वो कौन है, वो काफी ज्यादा पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल पीपल हुआ करते थे एट द कोर्ट टू रूल, एंड हर ब्रदर वॉज मेड द सुल्तान। सो हुआ क्या कि रूल करने के लिए उसके जो ब्रदर है उसको सुल्तान बना दिया गया। एंड ही वॉज एन इनइफेक्टिव रूलर, वो काफी इनइफेक्टिव रूलर था, और सून हुआ क्या कि जो रजिया है उसने उसको रिप्लेस कर दिया। सो हियर इज द पिक्चर ऑफ रजिया सुल्तान एज वेल। दो देयर वर chaos एंड डिसऑर्डर इन द कंट्री, उस टाइम पे काफी ज्यादा chaos और क्या था, डिसऑर्डर था कंट्री में। एंड रजिया सेट एवरीथिंग राइट बाय हर स्किल और इंटेलिजेंस, लेकिन रजिया ने क्या किया, रजिया ने अपनी स्किल का, अपनी इंटेलिजेंस का, अपनी नॉलेज का यूज करते हुए सारी चीजों को सेट कर दिया। वो काफी ज्यादा ब्रेव थी एंड करेजियस लेडी थी। एंड वो कैसे कपड़े पहनती थी, वो मैन की तरह कपड़े पहना करती थी, और हॉर्सेस पे रोड किया करती थी, और हेल्ड भी करती थी दरबार्स को। However, हुआ क्या कि जो नोबल्स थे they did not like the idea of ruled by a woman. जो नोबल्स थे उन्होंने कहा कि हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है कि कोई वुमेन, कोई औरत क्या कर रही है, रूल कर रही है। So she was killed in a revolt. तो उसको क्या कर दिया गया, उसको मार दिया गया एक रिवॉल्ट में in 1240 AD. Now, historians of her time said that she had all the qualities of a good king. तो बच्चों उस टाइम के जो हिस्टोरियंस हुआ करते थे उन्होंने भी ये बताया कि उसके अंदर सारी ही क्वालिटीज थी जो कि एक अच्छे किंग में, अच्छे राजा में होनी चाहिए। बट बिकॉज शी वॉज नॉट राइट जेंडर, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो उनके जेंडर की नहीं थी, वो मेल नहीं थी, वो वुमेन थी, इसी वजह से उनकी जो क्वालिटीज हैं वो उनके कोई भी काम नहीं आई और उनको मार दिया गया। Then we have Ghiyasuddin Balban 1266 AD to 1286 AD. So there were several weak sultan who sat on the throne after Razia Sultan death. तो बच्चों जैसे ही किसकी डेथ हुई, रजिया सुल्तान की डेथ हुई, तो बहुत सारे ऐसे वीक सुल्तान थे जो कि उस गद्दी पे बैठे, थ्रोन पे बैठे। सो जो नोबल्स हैं वो पावरफुल हो गए। ग्यासुद्दीन बलवान वॉज वन ऑफ देम, और बच्चों में से एक कौन था, ग्यासुद्दीन बलवान हुआ करता था। एंड वो कहाँ पे बॉर्न हुआ था, नियर बगदाद। नाउ यहाँ पे आपको पिक्चर भी गिवन है जो कि टॉम की है, जो कि ग्यासुद्दीन बलवान ने क्या किया था, बिल्ड किया था। He had been taken prisoner by the Mongols and sold as a slave to the इल्तुतमिश। तो हुआ क्या था कि उसको एज अ प्रिजनर लाया गया था बचपन में। कौन लाया था, मंगोल्स लाए थे, और उसको बेच दिया गया था एज अ स्लेव, किसको बच्चों, इल्तुतमिश को। ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, ये काफी हार्ड वर्किंग था, काफी एफिशिएंट था, काफी एनर्जेटिक था, और वेरी क्विकली रोज टू अ हाई पोजीशन, और धीरे धीरे क्या हो गया कि वो बड़ी पोजीशन पे भी पहुंच गया। ही राइड फॉर 20 years
1266 AD से लेके 1286 AD तक उसने रूल किया। ड्यूरिंग हिज टेन्योर ही हैड टू फेस अ नंबर ऑफ डिफिकल्टीज। जिस टाइम पे उसका रूल चल रहा था, जिस टाइम पे उसका टेन्योर था, उस टाइम पे उसको बहुत सारी डिफिकल्टीज का फेस करना पड़ा। जो उसका खुद का चीफ था विच इज नोन एज द 40, ही बिकेम हिज एनिमीज, वो उसी का ही दुश्मन बन गया। एंड जो राजपूत थे, जो मंगोल्स थे, वो भी टोटली सप्रेस नहीं हुए थे उस टाइम पे। ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। उसने क्या किया, उसने ब्लड और आयरन की पॉलिसी को अडॉप्ट किया और उसने क्रश कर दिया था 40 को। इन ऑर्डर टू रेज द प्रेस्टीज ऑफ रॉयल्टी, उसने क्या किया, उसने अपना कोड बनाया, बोथ डिग्निफाइड एंड मैजेस्टिक। द नोबल हैड टू परफॉर्म सजदा। जो नोबल्स थे उनको क्या परफॉर्म करना पड़ता था, सजदा परफॉर्म करना पड़ता था, विच मीन्स बोइंग हेड राइट बिफोर हिम, पाइबोस विच मीन्स किसिंग ऑफ द फीट, और जमीन बोस विच इज किसिंग ऑफ द अर्थ, वो किया जाता था। ही प्रूव टू बी द ग्रेटेस्ट ऑफ द स्लेव किंग। उसने क्या प्रूव किया कि जो जितने भी स्लेव किंग्स रहे हैं उसमें से सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट वो है, राइट। बट बलबान डाइड इन 1286 AD एंड जो उसके सक्सेसर्स थे वो काफी ज्यादा वीक थे, इनएफिशिएंट थे। सो अ खिलजी नोबल नेम्ड जलाउद्दीन खिलजी, उसने क्या किया, उसने कैप्चर कर लिया थ्रोन को। सो जो स्लेव डायनेस्टी थी उसका एंड हो गया। और वो कब हुआ, वो हुआ 1219 AD में। सो यहाँ पे आपको पिक्चर भी गिवन है जो कि है अलाउद्दीन खिलजी की। नाउ वी हैव द खिलजी सुल्तान्स 1290 AD to 1320 AD, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। सो 1290 AD से लेके 1296 AD तक इन्होंने रूल किया था। सो द फाउंडर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी वाज, कौन थे बच्चों, जलालुद्दीन खिलजी हुआ करते थे। एंड वो काफी ज्यादा जेनरस थे, काफी ज्यादा ट्रस्टिंग थे एंड सिंपल थे बाय नेचर। बट ही वाज किल्ड, उनको भी मार दिया गया। और उनको किसने मारा, उनके नेफ्यू ने मारा इन 1296 AD में। Then we have Alauddin Khilji 1296 AD to 1316 AD, right? So in the year 1296 AD, Alauddin Khilji was ascended the throne. Then उसने प्रूव भी किया कि वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल रूलर है। He was a great general and shrewd administrator and काफी ज्यादा ambitious रूलर भी हुआ करता था। Now we will see Alauddin Khilji expeditions and conquest. So in 1299 AD, Alauddin led his great army to Gujarat against Raja Karan Bhegla. So उसने क्या किया, उसने अपनी बहुत बड़ी आर्मी को भेजा गुजरात में। Now Alauddin defeated Bhegla. उसने क्या किया, उसने वहां के राजा को डिफीट कर दिया और उसने लूट भी किया फेमस सोमनाथ टेम्पल को एंड कुछ पोर्ट्स भी थे वहां पे भी उसने लूट किया। नाउ अलाउद्दीन खिलजी बॉट हिंदू स्लेव मालिक। नाउ अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, ही बॉट हिंदू स्लेव मालिक काफूर फॉर 1000 dinars who later conquered Deccan for his master, right? After conquering गुजरात को कॉन्क्योर करने के बाद अलाउद्दीन टर्न टुवर्ड्स द राजपूत स्टेट। वो कहाँ पे मुड़ गया, वो राजपूत स्टेट की तरफ मुड़ गया और उसने क्या किया, उसने कैप्चर किया रणथंभौर को एंड कॉन्क्योर कर लिया चित्तौड़ को एंड मलवा को। नाउ हैविंग वॉन द होल ऑफ द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जो अलाउद्दीन है ही टर्न टुवर्ड्स द साउथ। तो बच्चों नॉर्थ इंडिया को पूरा कैप्चर करने के बाद वो साउथ इंडिया की तरफ मुड़ गया एंड फ्रॉम 1306 टू 1311 AD हिज एबल जनरल मालिक काफूर, उसने क्या किया, उसने डिफीट किया यादव को जो कि देवागिरी को रूल किया करते थे एंड जो कत्यास थे ऑफ दी वरांगल एंड दी होयसाल्स ऑफ द्वारा समुद्रा, उन सभी जगह को उसने क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। द डेक्कन एक्सपेडिशंस बॉट इमेंस वेल्थ। अब बच्चों इन सारे वॉर्स को जीतने के बाद उसके पास क्या थी, बहुत ही इमेंस वेल्थ थी, पावर थी, प्रेस्टीज थी टू अलाउद्दीन खिलजी एंड he did not annex the territories of Deccan to his empire, but उसने क्या किया, उसने अलाउ कर दिया कि वहाँ के जो रूलर्स हैं वो रूल कर सकते हैं, बट उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें ट्रिब्यूट देना पड़ेगा अलाउद्दीन खिलजी को। He did so because it was difficult to control distant provinces। अब बच्चों उसने ये चीज क्यों करी, उसने इसलिए की क्योंकि काफी ज्यादा उसके लिए मुश्किल हो जाता है इतनी दूर दूर की जगह को कैप्चर करना ऑफ दी साउथ। Thus, for a very brief period, तो हमें क्या देखने को मिला, he ruled an empire almost as large as that of Ashoka. Then you have case study over here जिसको आपको अच्छे से रीड करना है और जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है आपको उसको अंडरलाइन करना है और रिमेम्बर भी करना है।
Then we have Sayyid dynasty. So 1414 till 1451 AD. So Khazir Khan founded the Sayyid dynasty, and he was a general of Taimur, a Mongol king who appointed him the Viceroy of Lahore at the time of leaving India. So यहाँ पे आपको बताया गया है कि सैयद डायनेस्टी को किसने फंड किया है, एंड उसके बाद हमें बताया गया है द डायनेस्टी रूल टिल्ड 1451 AD. तो बच्चों ये जो डायनेस्टी है वो कब तक रही, वो 1451 AD तक रही, बिफोर आलम शाह जो कि लास्ट रूलर थे डायनेस्टी के, उनको डिफीट कर दिया गया, उनको हरा दिया गया बाय दी बहलूल लोदी. नाउ देन द गवर्नर ऑफ लाहौर. और बच्चों ये जो बहलूल लोदी है वो कौन थे, वो उस टाइम के गवर्नर हुआ करते थे लाहौर के. So that is all about Sayyid dynasty. Then we have Lodi dynasty 1451 to 1526 AD. तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं बहलूल लोदी के बारे में 1451 to 1489 AD. So बहलूल लोदी was the first Afghan ruler of Delhi. तो बच्चों पहले अफगान रूलर दिल्ली के कौन थे, वो थे बहलूल लोदी. एंड उनकी जो टेरिटरी थी वो स्प्रेड हुई थी अक्रॉस द जौनपुर, एंड अपॉइंटेड हिज एल्डेस्ट सन बरबाक शाह एज दी विसरी ऑफ जौनपुर. और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे को अपॉइंट किया कि वो जौनपुर को देखें. देन ही वॉज जनरस रूलर, काफी जनरस रूलर हुआ करते थे. एंड इन 1489 AD उनके जो सन थे सिकंदर लोदी, उन्होंने क्या कर लिया, ही असेंडेड द थ्रोन आफ्टर हिज फादर्स डेथ. नाउ कमिंग टू फादर के डेथ के बाद थ्रोन पे कौन बैठा, तो बैठे आपके सिकंदर लोदी. नाउ कमिंग टू सिकंदर लोदी विच इज 1489 to 1517 AD. सो आफ्टर बिकमिंग द रूलर ऑफ दिल्ली, वो रूलर ऑफ दिल्ली बने कब, 1489 AD में. सो सिकंदर लोदी ने क्या किया, सिकंदर लोदी ने अपने पावर से जितने भी अपोनेंट्स थे उनको सप्रेस कर दिया, एंड ही वाज वेरी सक्सेसफुल इन एक्सटेंडिंग द बाउंड्री ऑफ हिज एम्पायर. और उन्होंने अपनी जो एम्पायर है उसकी बाउंड्री को और ज्यादा एक्सटेंड कर दिया और वेस्ट बंगाल तक उसे फैला दिया. ही शिफ्टेड हिज कैपिटल टू अ न्यू टाउन. उन्होंने अपने कैपिटल को भी शिफ्ट कर दिया एक नए टाउन के अंदर, जो कि बाद में काफी ज्यादा फेमस बन गया एज द सिटी ऑफ आगरा. ही ट्राइड टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल. उन्होंने क्या ट्राई किया कि जितनी भी इकोनॉमिक कंडीशन है पीपल की वो सुधार पाए, राइट. सो ट्राइंग टू एनफोर्स प्राइस कंट्रोल. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एनफोर्स किया प्राइस कंट्रोल को. सो द बुक तारीख-ए-दौदी स्पीक्स हाई अबाउट हिम. तो बच्चों ये जो बुक है वो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताती है अबाउट सिकंदर लोदी. बट ही डाइड इन 1517 AD आफ्टर अ वेरी ब्रीफ इलनेस. उनको बीमारी थी और ये जो ब्रीफ इलनेस है उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई. देन आफ्टर दैट क्या हुआ, आए इब्राहिम लोदी 1517 to 1526 AD. सो इब्राहिम लोदी वॉज द सन ऑफ सिकंदर लोदी. तो वो कौन थे, वो बेटे थे सिकंदर लोदी के. एंड ही असेंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली इन 1517 AD. नाउ ही वॉज हार्श एंड क्रूएल बाय नेचर. काफी ज्यादा हार्श था, काफी ज्यादा क्रूएल था नेचर में. एंड सून ही लॉस्ट द सपोर्ट एंड सिंपैथी ऑफ हिज नोबल्स. और धीरे धीरे जो भी नोबल्स थे उनके सपोर्ट को, उनकी सिंपैथी को इसने लूज करना स्टार्ट कर दिया. एंड आलम खान हिज अंकल एंड राणा संगा ऑफ मेवार, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन्वाइट किया बाबर को कि वो इन्वेड करे दिल्ली को, राइट. इन 1526 AD जो बाबर है उसने डिफीट किया इब्राहिम लोदी को इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत. एंड उन्होंने क्या किया, ही लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर एज वेल, जिसकी वजह से जो दिल्ली सल्तनत है वो एंड हो गया. नाउ कमिंग टू व्हाट आर द रीजंस ऑफ द डाउनफॉल. ये जो दिल्ली सल्तनत का एंड हुआ है उसके लिए कौन कौन से रीजंस है जो कि रिस्पॉन्सिबल है, हम वन बाय वन देखेंगे. सो सबसे फर्स्ट है आपका डेस्पोटिज्म. सो द तुर्को अफगान रूलर्स वर ट्रायनिकल बाय नेचर. वो कैसे थे बच्चों, बहुत ज्यादा ट्रायनिकल थे बाय द नेचर. एंड उन्होंने ट्राई किया कि वो रूल करे विद द स्वॉर्ड एंड कुड नेवर विन द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल. लेकिन वो क्या नहीं कर पाए, वो कभी भी जो लोग हैं उनके कॉन्फिडेंस को गेन ही नहीं कर पाए, विन ही नहीं कर पाए. देन द सेकेंड वन इज bigotry. So most of the sultans were intolerant towards Hindus. क्योंकि जितने भी सुल्तान थे वो कैसे थे, वो काफी ज्यादा इंटॉलरेंट हुआ करते थे towards Hindus. एंड वो हिंदूज को माल ट्रीट करते थे. एंड उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सारे उनके टेम्पल्स को, मंदिर को डिस्ट्रॉय भी कर दिया था. और उन्होंने इम्पोज भी किया था किसको बच्चों,
रिलीजियस टैक्स को फॉर द प्रैक्टिस ऑफ देयर रिलीजन, मतलब कि अगर वो अपने हिंदुइज्म को क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो उन्हें टैक्स देना पड़ता था। तो इसकी वजह से भी क्या हमें देखने को मिला कि जो दिल्ली सल्तनत है उसका डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। देन द थर्ड वन इज डिपेंडेंसी। सो मोस्ट ऑफ द जो सुल्तान्स थे दे वर वेरी वीक, राइट। सो दे डिपेंडेंट ऑन अपॉन देयर नोबल्स। तो वो किस पे डिपेंड हुआ करते थे, अपने नोबल्स पे डिपेंड हुआ करते थे। और देयर नोबल्स बिकम सुल्तान्स व्हेनेवर दे गॉट द अपॉर्चुनिटी। तो क्या हुआ कि जो नोबल्स है वही सुल्तान बन गए जैसे ही उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली। देन लार्ज एम्पायर। सो द वास्टनेस ऑफ एम्पायर मेड इट डिफिकल्ट टू कंट्रोल। तो हमने देखा कि उनका एम्पायर कितना ज्यादा बड़ा था। तो बच्चों जो वास्टनेस थी एम्पायर की, उसकी वजह से भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था कि वो प्रॉपर तरीके से क्या कर पाए, कंट्रोल कर पाए अपने एम्पायर को। देन वी हैव मंगोल इन्वेजन। सो जो मंगोल्स है वो क्या कर रहे थे, वो उस टाइम पे कॉन्टिन्यूसली इन्वेड कर रहे थे इंडिया में, एंड उसकी वजह से ही उन्होंने दिल्ली सल्तनत को काफी ज्यादा वीक बना दिया था। जो तैमूर है उसने प्लंडर्ड किया था द पीपल ऑफ दिल्ली को, एंड ही लेफ्ट इट इन रूइंस। सो ये सारे ही क्या थे बच्चों, ये सारे आपके रीजंस थे जिसकी वजह से हमें दिल्ली सल्तनत का डाउनफॉल देखने को मिला। नाउ कमिंग टू लेसन एको। सो बच्चों लेसन एको में हम देखने वाले हैं कि हमने आज के चैप्टर में कौन कौन से पॉइंट्स को कवर किया है। सो कुतुबुद्दीन ऐबक वो कौन थे, वो फाउंडर थे स्लेव डायनेस्टी के। इल्तुतमिश बहुत ही ग्रेट रूलर था एंड पैटर्न हुआ करता था आर्ट का एंड आर्किटेक्चर का। जलालुद्दीन खिलजी वो कौन थे, वो फाउंडर थे खिलजी डायनेस्टी के। इब्राहिम लोदी वाज द सन ऑफ सिकंदर लोदी, एंड जो बाबर है उसने डिफीट किया था इब्राहिम लोदी को इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो ये सारे थे आपके लेसन एको। सो बच्चों इसी के साथ हमारा थर्ड चैप्टर होता है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, एंड आई होप कि आप इसको रिवाइज भी करेंगे, इसकी केस स्टडी को भी आप अच्छे से लर्न करेंगे, रीड करेंगे। एंड आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास विद योर नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।